हेलो फ्रेंड्स, जीएपआर के इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने 61 तक रूल देखे थे। इस वीडियो में हम 62nd रूल से चालू करने वाले हैं। पहला है इसमें सरेंडर ऑफ सेविंग्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल सरेंडर टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री बाय द डेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट मिनिस्ट्री बिफोर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑल द एंटिसिपेटेड सेविंग्स नोटिस्ड इन द ग्रांट्स और अप्रोप्रिएशंस कंट्रोल बाय देम। तो जितना भी पैसा मिलने वाला है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ पैसे सेविंग होने वाले, बचने वाले हैं उसमें से जो खर्च नहीं हो सकते, तो वो उनको रिटर्न करने पड़ेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले। तो जो भी पैसा मिलने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को, अगर उसमें से कुछ पैसा बचता है तो वो रिटर्न करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले। नेक्स्ट पॉइंट है द फाइनेंस मिनिस्ट्री शैल कम्युनिकेट the acceptance of such surrenders as are accepted by it to the account officer before the close of the year। इसके बाद में पैसा तो वापस कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को उस डिपार्टमेंट ने जो उसके पास बचने वाले थे पैसे। उसके बाद में जैसे ही पैसे मिलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वो क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि हमें ये पैसे मिल गए हैं, हमने ये सरेंडर जो किए हैं सेविंग्स वो एक्सेप्ट कर लिए। द फाइनेंस मिनिस्ट्री शैल कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस ऑफ सच सरेंडर। जो भी सेविंग्स सरेंडर की है उसके बारे में डिटेल बताएंगे कि हमने इतना इतना अमाउंट एक्सेप्ट किया है, सरेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। और ये किसको बताएंगे, अकाउंट ऑफिसर को। और कब बताएंगे, बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले अकाउंट ऑफिसर को ये कम्युनिकेट करेंगे कि हमने आपकी सरेंडर जो भी अमाउंट की है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। उसके बाद में कहा गया द फंड्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट यूटिलाइज बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शैल स्टैंड लैप्स्ड एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी पैसा दिया गया है किसी एक डिपार्टमेंट को, उसने अगर वो फाइनेंशियल ईयर में खर्च नहीं किया तो वो अमाउंट फिर वो खर्च नहीं कर पाता है, वो लैप्स समझा जाएगा। तो जितना भी अमाउंट किसी डिपार्टमेंट को अगर अलॉट हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर वो खर्चा नहीं करता है, यूटिलाइज नहीं करता है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे लैप्स माना जाएगा। जितनी भी अमाउंट बच जाती है उसे लैप्स माना जाएगा और वो रिटर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट रूल है 62 द सेविंग्स एज वेल एज प्रोविजंस दैट कैनॉट बी प्रॉफिटेबली यूटिलाइज शैल बी सरेंडर टू द गवर्नमेंट इमीडिएटली दे आर फोरसीन विदाउट वेटिंग टिल द एंड ऑफ द ईयर। तो जो भी अमाउंट बचने वाली है या जो भी प्रोविजन है जो प्रॉफिटेबली यूज़ नहीं हो सकते, जितने भी पैसे किसी काम के यूज़ नहीं हो सकते, वो तुरंत ही वापस करने हैं। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने का वेट नहीं करना है। जो भी सेविंग बच जाती है या जो भी साथ जो प्रोविज़न करके रखा है जो प्रॉफिटेबली यूटिलाइज नहीं हो सकता है, तो वो तुरंत ही सरेंडर करने हैं गवर्नमेंट को। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है उस केस में। नो सेविंग शैल बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर पॉसिबल फ्यूचर एक्सेसेस। तो ऐसा कोई भी सेविंग जो बचे हुए पैसे हैं उसको हम रिजर्व में नहीं रख सकते, ये मान के कि आगे ये ज़्यादा खर्चा पड़ने वाला है उसलिए काम में आएंगे, उसके लिए काम में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कोई भी सेविंग हम रिजर्व में जमा करके नहीं रख सकते हैं फ्यूचर एक्सेसेस के लिए। फ्यूचर में जो ज़्यादा खर्चा होने वाला है उसके लिए अभी से सेविंग नहीं रख सकते। 62 rush of expenditure particularly in the closing month of the financial year shall be regarded as a breach of financial propriety and shall be avoided। तो लास्ट के मंथ में यानी मार्च महीने में क्लोजिंग मंथ में, फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग मंथ में जो बहुत सारे खर्चे होते हैं, रश ऑफ एक्सपेंडिचर, वो नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे ब्रीच ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी माना जाएगा और ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बहुत सारे खर्चे होते हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, यही यहाँ पे कहा गया है। इसके ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन आया है, बाद में देखते हैं उसको। द फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स शैल इंश्योर एडियरेंस टू द स्टिपुलेटेड monthly expenditure plan and a guideline issued in this regard by the budget division department of economic affairs from time to time। तो जो भी गाइडलाइंस इशू की गई है बजट डिवीजन के द्वारा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ये कौन करेगा, ये करेगा फाइनेंशियल एडवाइज़र। जिस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को पैसे दिए गए हैं उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो ये देखेगा
कि जो मंथली एक्सपेंडिचर प्लान है हर महीने में जितना खर्चा होना चाहिए वो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो गाइडलाइंस दी गई है उस गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये चेक करेगा फाइनेंशियल एडवाइज़र। और ये गाइडलाइन इशू कौन करेंगे? ये इशू करेंगे बजट डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके बाद में 62(4) है। इसके पहले वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन देख लेते हैं एक। इसमें कहा गया है कि जो लास्ट क्वार्टर का एक्सपेंडिचर रहेगा, लास्ट क्वार्टर मतलब जनवरी से लेके मार्च तक, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उसको 33% सीलिंग तक, और लास्ट मंथ का यानी मार्च महीने का एक्सपेंडिचर जो है उसको 15% सीलिंग तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लास्ट क्वार्टर का 33% रहेगा सीलिंग एक्सपेंडिचर का, और लास्ट मंथ यानी मार्च महीने में जो एक्सपेंडिचर करने हैं उसको 15% तक कर दिया गया है। तो लास्ट क्वार्टर का रहेगा 33%, जितना भी एक्सपेंडिचर के लिए अमाउंट दी गई उसका 33% लास्ट क्वार्टर में खर्च कर सकते हैं, और लास्ट मंथ यानी मार्च में 15% तक एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन में पहला पॉइंट दिया है। दूसरा पॉइंट उसके बाद में दिया गया है, इसमें आगे कहा गया है सेकंड पॉइंट में, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कॉन्करेंस है, जो भी उनके सहमति होंगे वो मैक्सिमम 9 मार्च तक कंप्लीट करने हैं। 9 मार्च 2018 ये ऑर्डर आई थी 2018 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कॉन्करेंस जो भी रहेंगे, उनकी सहमति मंजूरी जो भी रहेंगी वो 9 मार्च तक कंप्लीट करने हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। उसके बाद में दूसरा कहा गया है, जो भी सैंक्शंस है पीएफएमएस पोर्टल पे वो 15 मार्च तक ख़त्म करने हैं। जो भी सैंक्शंस या बिल्स है वो 15 मार्च तक ख़त्म करने हैं यहाँ पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कॉन्करेंस 9 मार्च तक, और बिल्स जो है वो 15 मार्च तक। उसके बाद में यानी 15 मार्च के बाद में अगर कुछ करना है तो वो क्या क्या कर सकते हैं? तो उसमें आएगा लास्ट सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट, या फिर कोई एक्सेप्शनल केस रहती है जिसके लिए अप्रूवल लिया जाएगा फाइनेंशियल एडवाइज़र का। मिनिस्ट्री उस कंसर्न मिनिस्ट्री के फाइनेंशियल एडवाइज़र का अप्रूवल अगर रहता है तो फिर उसे 15 मार्च के बाद प्रोसेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें देखी हमने। पहला है 9 मार्च तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो भी कॉन्करेंस रहेंगे वो करने हैं ख़त्म। उसके बाद में 15 मार्च तक रेगुलर सैंक्शन और बिल उसको ख़त्म करना है, और 15 मार्च के बाद अगर कुछ करना है बिल के बारे में तो वो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, या फिर कोई एक्सेप्शनल केस अगर रहता है जिसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र का अप्रूवल लिया गया है तो फिर उसे प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन। इसके बाद में आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे 62(4) इसमें कहा गया है, द फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल इंश्योर एडहेरेंस टू द स्टिपुलेटेड क्वार्टरली एक्सपेंडिचर प्लान एंड गाइडलाइंस इशूड इन दिस रिगार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी गाइडलाइन इशू की गई है और जो भी स्टिपुलेटेड क्वार्टरली प्लान है, जैसा कि हमने देखा था अभी, उस प्लान के हिसाब से ही खर्चे जो भी एक्सपेंडिचर है वो करने हैं। और ये सब कौन देखेगा? फाइनेंशियल एडवाइज़र। वो इंश्योर करेगा कि बराबर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद में 63rd पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विस। अगर कोई नई सर्विस के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है जो पहले से बजट में नहीं थी, उसके ऊपर अगर एक्सपेंडिचर करना है तो किस तरह से करेंगे इसके बारे में बताया गया। पहला तो ऐसा कर ही नहीं सकते। नो एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर ऑन अ न्यू सर्विस नॉट कंटेम्पलेटेड इन द एनुअल बजट फॉर द ईयर। उस साल के बजट में अगर कोई सर्विस के बारे में अलॉटमेंट नहीं है तो फिर वो सर्विस के ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सप्लीमेंट्री ग्रांट और अप्रोप्रिएशन और एन एडवांस फ्रॉम द कंटिंजेंसी फंड ड्यूरिंग दैट ईयर। तो इस अगर करना ही है
कोई नई सर्विस है जिसके ऊपर बजट में प्रोविजन नहीं है लेकिन फिर भी खर्चा करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं? तो उसके 3 ऑप्शन है। पहला है आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सप्लीमेंट्री ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट ले सकते हैं उसके ऊपर। दूसरा है अप्रोप्रिएशन, उसके ऊपर कुछ फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अप्रोप्रिएशन उसको पैसे दे सकते हैं, या उस नई सर्विस के लिए कुछ पैसा अलॉट कर सकते हैं। और एन एडवांस फ्रॉम द कंटिंजेंसी फंड, या फिर कुछ एडवांस ले सकते हैं। कहाँ से? इमरजेंसी का जो फंड है कंटिंजेंसी फंड, उसमें से एडवांस लेके भी कर सकते हैं। तो 3 तरह से न्यू सर्विस के ऊपर हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं अगर वो बजट में नहीं है तो भी। पहला है एक सप्लीमेंट्री ग्रांट लेके, दूसरा अप्रोप्रिएशन करके, और तीसरा है कंटिंजेंसी फंड से एडवांस लेके। नेक्स्ट, द गाइडलाइंस टू डिटरमाइन केसेस ऑफ न्यू सर्विस ऑब्लिक न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस आर कंटेंट इन एनेक्सर 1 टू अपेंडिक्स 3। तो इसके जो भी गाइडलाइंस है न्यू सर्विसेज या न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विसेज, इसके ऊपर जो भी खर्चे करने हैं उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो कहाँ पे दी गई है? एनेक्सर 1 में। कौन सी? इसके अपेंडिक्स 3 के एनेक्सर 1 में। 64(1) कहा गया है एडिशनल अलॉटमेंट फॉर एक्सेस एक्सपेंडिचर। तो ज़्यादा का कुछ खर्चा करना है उसके लिए एडिशनल अलॉटमेंट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में कहा गया है। अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इनकरिंग द एक्सपेंडिचर shall be responsible for seeing that the allotment placed at its disposal is not exceeded। तो जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, छोटी यानी छोटी अथॉरिटी, ये उसकी जवाबदारी रहेगी, वो देखेगा कि ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, जितना पैसा दिया है उतना ही खर्चा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इनकरिंग द एक्सपेंडिचर, जो खर्चा करने वाली है, shall be responsible for seeing that the allotment placed at its disposal is not exceeded। यानी ज़्यादा का खर्चा नहीं करना है, ये देखने का काम उसका है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी का। वेर एनी एक्सेस ओवर द अलॉटमेंट इज एप्रीहेंडेड, द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल ऑब्टेन एडिशनल अलॉटमेंट बिफोर इनकरिंग द एक्सेस एक्सपेंडिचर। अगर मान लो कुछ ज़्यादा का खर्चा होने वाला है, ऐसा उसको लग रहा है, तो वो क्या करेगा? सबऑर्डिनेट अथॉरिटी खर्चा करने के पहले एडिशनल अलॉटमेंट पहले करवा के लेगा। ज़्यादा का खर्चा करने के पहले वो एडिशनल अलॉटमेंट, यानी जो जितना ज़्यादा पैसा लग रहा है वो अलॉट करके लेगा। वेयर एनी एक्सेस ओवर द अलॉटमेंट इज एप्रीहेंडेड, द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल ऑब्टेन एडिशनल अलॉटमेंट बिफोर इनकरिंग द एक्सेस एक्सपेंडिचर। खर्चा करने के पहले वो अलॉटमेंट करके लेगा ज़्यादा का। फॉर दिस पर्पज द अथॉरिटी इनकरिंग एक्सपेंडिचर शैल मेंटेन अ लायबिलिटी रजिस्टर इन फॉर्म GFR 3। तो इस काम के लिए जो खर्चा करने वाली अथॉरिटी है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसको लायबिलिटी रजिस्टर कहेंगे, और उसका फॉर्म नंबर रहेगा GFR 3। अब 64(2) देखते हैं। अ डिसबर्सिंग ऑफिसर मे नॉट ऑन हिज ओन अथॉरिटी ऑथोराइज एनी पेमेंट इन एक्सेस ऑफ फंड्स प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल। तो डिसबर्सिंग ऑफिसर जो है, जो खर्चा करेगा या जो बांटेगा, वो खुद से ज़्यादा का खर्चा नहीं कर सकता। उसको जितना पैसा दिया है उतना ही खर्चा करेगा वो। अगर उसको ज़्यादा का खर्चा करना है तो पहले उसको परमिशन लेगी। अ डिसबर्सिंग ऑफिसर मे नॉट ऑन हिज ओन अथॉरिटी ऑथोराइज एनी पेमेंट इन एक्सेस ऑफ फंड्स प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल। उसको जितना पावर दिया है, जितना पैसा दिया है, जितना फंड उसको अलॉट किया गया है, उससे ज़्यादा का अगर कुछ खर्चा होने वाला है तो वो उसकी अथॉरिटी नहीं देगा। कब तक? इफ़ द डिसबर्सिंग ऑफिसर इज कॉल्ड अपॉन टू ऑनर अ क्लेम, अगर उसको कोई क्लेम सैंक्शन करना है मान लो, विच इज़ सर्टन टू प्रोड्यूस एन एक्सेस ओवर द अलॉटमेंट और अप्रोप्रिएशन एट हिज डिस्पोजल। अगर उस डिसबर्सिंग ऑफिसर को कोई क्लेम सैंक्शन करना है लेकिन उस क्लेम की अमाउंट उसके पावर में, या उसको जितना पैसा दिया है, जितना अलॉट किया गया है पैसा, उससे ज़्यादा होने वाली है उस क्लेम की अमाउंट, तो ऐसे केस में क्या करेगा? तो वो करेगा, ही शैल टेक द ऑर्डर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू विच ही इज सबऑर्डिनेट बिफोर ऑथराइजिंग पेमेंट ऑफ द क्लेम इन क्वेश्चन। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है, जिसको वो सबऑर्डिनेट है, यानी अपने हायर अथॉरिटी की वो परमिशन लेगा क्लेम सैंक्शन करने के पहले, उसका पेमेंट करने के पहले, ऑथराइज करने के पहले वो पेमेंट को वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की परमिशन लेगा। अगर उसको परमिशन मिलती है तो फिर वो क्लेम सैंक्शन कर देगा।
यानी पेमेंट कर देगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी शैल देन अरेंज टू प्रोवाइड फंड either by re-appropriation or obtaining a supplementary grant or appropriation or an advance from the contingency fund। अब उसने हायर अथॉरिटी की परमिशन तो ले ली, डिसबर्सिंग ऑफिसर के पावर से ज़्यादा की अमाउंट उसको क्लेम सैंक्शन करनी है, तो वो पहले क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है उसकी परमिशन लेगा। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी परमिशन तो देगा लेकिन पैसे भी देने पड़ेंगे ना परमिशन के साथ, तो वो पैसे कहाँ से देगा, तो वो अरेंज कहाँ से करेगा, 3 ऑप्शन है उसके पास भी। अरेंज टू प्रोवाइड फंड आइदर, एक तो बाय री-अप्रोप्रिएशन मतलब किसी दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करेगा पैसा, री-अप्रोप्रिएशन, या दूसरा ऑप्शन है और बाय ऑब्टेनिंग अ सप्लीमेंट्री ग्रांट, या फिर एक सप्लीमेंट्री ग्रांट लेगा वो, या फिर तीसरा ऑप्शन है और अप्रोप्रिएशन और एन एडवांस फ्रॉम कंटिंजेंसी फंड, या फिर कंटिंजेंसी फंड जो इमरजेंसी वाला फंड वहाँ से एडवांस लेगा। तो 3 ऑप्शन कौन से, पहला री-अप्रोप्रिएशन यानी दूसरे जगह से फंड ट्रांसफ़र करेगा, और बाय ऑब्टेनिंग अ सप्लीमेंट्री ग्रांट और अप्रोप्रिएशन, या फिर जो पार्लियामेंट में सप्लीमेंट्री ग्रांट या अप्रोप्रिएशन लेते हैं वो लेगा, या फिर तीसरा ऑप्शन है एन एडवांस फ्रॉम द कंटिंजेंसी फंड, जो इमरजेंसी वाला फंड है कंटिंजेंसी फंड वहाँ से एडवांस लेके ये क्लेम सैंक्शन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन नोट बिलो अपेंडिक्स 10 में आल्सो केप्ट इन व्यू, तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपेंडिक्स 10 के नीचे उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा ये सब करते समय। उसके बाद में 65(1) री-अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, यानी दूसरी जगह से पैसे इधर ट्रांसफ़र। री-अप्रोप्रिएशन कब कर सकते, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 10 ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल एंड आल्सो सब्जेक्ट टू सच अदर जनरल और स्पेसिफिक restriction as may be imposed by the finance ministry in this behalf। Re-appropriation of fund from one primary unit of appropriation to another such unit within a grant or appropriation may be sanctioned by a competent authority at any time before the close of the financial year to which such grant or appropriation relates। अगर दूसरे जगह से फंड ट्रांसफ़र करना है, री-अप्रोप्रिएशन करना है, तो उसके लिए कंडीशंस दिए। पहला है प्रोविजन रूल 10 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, इसमें दूसरा है सब्जेक्ट टू सच अदर जनरल और स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, जो भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा वो सबको ध्यान में रखते हुए री-अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर सच यूनिट विद इन अ ग्रांट और अप्रोप्रिएशन मे बी सैंक्शनड by a competent authority at any time before the close of the financial year to which such grant or appropriation relate। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह, एक प्राइमरी यूनिट से दूसरी प्राइमरी यूनिट में फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कौन कर सकता है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन कर सकती है इस री-अप्रोप्रिएशन के लिए, लेकिन कब, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले। तो पहले री-अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के लिए कंडीशन कौन सी है, रूल 10 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, और बाकी के जो भी कंडीशंस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा वो सब ध्यान में रखने के बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी रहेगी वो एक प्राइमरी यूनिट से दूसरे प्राइमरी यूनिट में फंड ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले। जिस फाइनेंशियल ईयर की वो ग्रांट है या अप्रोप्रिएशन है उस फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट होने के पहले ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में कहा गया द प्राइमरी यूनिट इन दिस रिगार्ड शैल बी द फाइनल यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन दैट इज़ द ऑब्जेक्ट हेड ऑफ अकाउंट। तो प्राइमरी यूनिट मतलब फाइनल यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन यानी आखिरी लास्ट माइल जिसको पैसा दिया जाएगा। प्राइमरी यूनिट इन दिस रिगार्ड शैल बी द फाइनल यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन दैट इज़ द ऑब्जेक्ट हेड ऑफ अकाउंट, फाइनल यूनिट। उसके बाद में 65(2) री-अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड शैल बी मेड ओनली व्हेन इट इज़ नोन और एंटिसिपेटेड दैट appropriation for the unit from which funds are to be transferred shall not be utilized in full or that savings can be effected in the appropriation for the said unit। तो री-अप्रोप्रिएशन कब हो सकता है, पहला 2 पॉइंट है इसमें, जब ये कंफर्म पता हो कि जहाँ से पैसा आने वाला है, जिस यूनिट से पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है वहाँ से जितना पैसा उसको दिया है वो पूरा यूटिलाइज नहीं करेगा। ये अगर कंफर्म पता है तो ही री-अप्रोप्रिएशन होगा, यानी जिस यूनिट से पैसा आने वाला है उस यूनिट को जितना पैसा ऑलरेडी दे दिया है वो पूरा पैसा खर्चा नहीं करेगी, उसके पास पैसे बचने वाले हैं, तभी ये री-अप्रोप्रिएशन हो सकता है। अगर मान लो जहाँ से पैसा आने वाला है उसके पास ही पैसा नहीं है तो यहाँ पे पैसा क्या जाएगा। उसके बाद में दूसरा है
और दैट सेविंग्स कैन बी इफेक्टेड इन द अप्रोप्रिएशन, या फिर जिस यूनिट से पैसा आने वाला है उस यूनिट में सेविंग कंफर्म होने वाली है, यानी बचाव होने वाला है पैसे का, पूरे पैसे खर्च नहीं होने वाला है, ये अगर कंफर्म पता है तो ही रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो सकता है। उसके बाद में 65(3) फंड शैल नॉट बी रीअप्रोप्रिएटेड फॉर अ यूनिट फ्रॉम अ यूनिट with the intention of restoring the diverted appropriation to that unit when saving become available under other unit later in the year। यानी एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और दूसरी जगह में बाद में पैसा बच गया तो वापस से पहले यूनिट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, तो ये रीअप्रोप्रिएशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। फिर ये फंड शैल नॉट बी रीअप्रोप्रिएटेड फ्रॉम अ यूनिट with the intention of restoring the diverted appropriation to that unit when savings become available under other unit later in the year, ये नहीं हो सकता। उसके बाद में 65(4) An application for reappropriation of fund shall ordinarily be supported by a statement in form GFR 1। तो रीअप्रोप्रिएशन अगर करना है मतलब दूसरी जगह से पैसा इधर लाना है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन करनी पड़ेगी उस एप्लीकेशन के साथ में एक स्टेटमेंट होगा और उस स्टेटमेंट का फॉर्म रहेगा, फॉर्म नंबर GFR 1। जो भी एप्लीकेशन करेगा रीअप्रोप्रिएशन के लिए, फंड ट्रांसफ़र के लिए एक जगह से दूसरी जगह, वो उस एप्लीकेशन के साथ में एक स्टेटमेंट लगाएगा जिसका फॉर्म नंबर होगा GFR 1 और एनी अदर स्पेशल फॉर्म ऑथराइज्ड बाय डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस शोइंग हाउ द एक्सेस इज प्रोसेस टू बी मेट। तो यही कहा गया है कि दूसरा अगर कोई फॉर्म है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म नंबर GFR 1 मेनली यूज़ किया जाता है। रीअप्रोप्रिएशन करने के लिए जो एप्लीकेशन करेंगे उसके साथ में फॉर्म नंबर GFR 1 लगाना पड़ेगा स्टेटमेंट के फॉर्म में। उसके बाद में इन ऑल ऑर्डर्स सैंक्शनिंग रीअप्रोप्रिएशन द रीज़न फॉर सेविंग एंड एक्सेस ऑफ ₹1 लाख और ओवर and the primary units secondary unit wherever necessary affected shall be invariably stated। तो जो भी ऑर्डर रहेगी, सारी जो भी ऑर्डर रहेगी जिसमें 1 लाख से ऊपर जो भी पैसा बचने वाला है, 1 लाख या उससे ज़्यादा जो भी अमाउंट बचने वाली है तो उसके रीजंस वो नोट करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। जितने भी ऑर्डर रहेंगे जो रीअप्रोप्रिएशन सैंक्शन करेंगे उसमें 1 लाख से या 1 लाख या उससे ज़्यादा अगर सेविंग होती है तो उसके बारे में कंपलसरी इनवेरिएबली स्टेटेड उसमें बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा। जो रीअप्रोप्रिएशन के जो ऑर्डर है उसमें बताना पड़ेगा कि 1 लाख से ऊपर ज़्यादा क्यों बचा। उसके बाद मतलब अथॉरिटी सैंक्शनिंग द रीअप्रोप्रिएशन शैल एंडोर्स अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू अकाउंट ऑफिसर। तो रीअप्रोप्रिएशन की जो कॉपी रहेगी ऑर्डर की वो एक कॉपी अकाउंट ऑफिसर को भी भेजनी पड़ेगी। कौन भेजेगा? ये जो सैंक्शन करेगा, जो अथॉरिटी रीअप्रोप्रिएशन सैंक्शन करेगी वही अथॉरिटी एक कॉपी अकाउंट ऑफिसर को भी एंडोर्स करेगी, भेजेगी। उसके बाद में रूल 66 सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट कब यूज़ करेंगे? इफ़ सेविंग आर नॉट अवेलेबल विद इन द ग्रांट टू विच द पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डेबिटेड। अगर सेविंग है ही नहीं, बच ही नहीं है, कुछ भी सेविंग नहीं है उसके पास, जो ग्रांट हुआ है जितना पैसा दिया है उसमें सब खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचे, लेकिन पेमेंट करना है। और दूसरा ऑप्शन, इफ़ द एक्सपेंडिचर इज ऑन न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस नॉट प्रोवाइडेड इन द बजट। और बजट में जो प्रोविजन है उसमें एक नई सर्विस कुछ ऐड करनी है जो पहले से बजट में नहीं थी और उसके ऊपर खर्चा करना है नई सर्विस के ऊपर, तो ऐसे केस में सप्लीमेंट्री ग्रांट लेंगे। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 1151, नेसेसरी सप्लीमेंट्री ग्रांट और अप्रोप्रिएशन इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल 1151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर पेमेंट इज ऑथोराइज्ड। पेमेंट होने के पहले सप्लीमेंट्री ग्रांट लेंगे, ये आर्टिकल 1151 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, किस तरह से इसके ऊपर काम करना है ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता चल जाएगा। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए क्या है, जब कुछ भी सेविंग नहीं है या फिर कुछ नई सर्विस लानी है जिसके ऊपर खर्चा करना है लेकिन बजट में प्रोविज़न नहीं है, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे आएंगे सप्लीमेंट्री ग्रांट से, जो आर्टिकल 1151 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के।
उसके बाद में 67(1) है एडवांस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड, जो इमरजेंसी वाला फंड है अपना, तो वहाँ से एडवांस कैसे लिया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है व्हेन अ नीड अराइजेस टू इनकर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, जैसे कोरोना के लिए बहुत सारा खर्चा हो गया, व्हेन अ नीड अराइजेस टू इनकर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शनड ग्रांट और अप्रोप्रिएशन और ऑन अ न्यू सर्विस नॉट प्रोवाइडेड इन बजट। तो बजट में पहले से कोरोना नहीं था, फिर भी उसके ऊपर खर्चा हुआ, तो कहाँ से आएगा, कंटिजेंसी फंड। तो जब ज़रूरत पड़ती है, जो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर जो पहले कभी देखे नहीं गए थे, ऐसे खर्चे आ गए इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन ग्रांट, जो सैंक्शन हुआ है बजट में, जितना सैंक्शन है उससे ज़्यादा खर्चा होने वाला है, या फिर कुछ नई सर्विस आने वाली है कोरोना वाली, तो ऐसे केस में एडवांस कहाँ से लेंगे। एंड देयर इज़ नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर द वोटिंग ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड, और सप्लीमेंट्री डिमांड जो है उसके लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। एंड पासिंग ऑफ द कनेक्टेड अप्रोप्रिएशन बिल बिफोर क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले वो जो बिल है सप्लीमेंट्री डिमांड वाला, वो पास होने के भी मान लो कोई चांस नहीं है। तो ऐसे केस में एन एडवांस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड सेटअप अंडर आर्टिकल 267(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर इनकरिंग एक्सपेंडिचर। तो ऐसे केस में हम एडवांस कहाँ से लेंगे, इमरजेंसी फंड से। और ये इमरजेंसी फंड मतलब कंटिजेंसी फंड जो है वो आर्टिकल 267(1) के हिसाब से तैयार किया गया है। इसकी अमाउंट है 500 करोड़। तो फिर से देखते हैं कंटिजेंसी फंड से एडवांस कैसे लेंगे। तो जब कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, व्हेन अ नीड अराइजेस टू इनकर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन ग्रांट और अप्रोप्रिएशन और ऑन अ न्यू सर्विस नॉट प्रोवाइडेड इन बजट, बजट में इसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं दिया गया, या फिर कुछ ज़्यादा का खर्चा आ गया, या फिर ऐसा कुछ खर्चा आ गया जो पहले से था ही नहीं। तो और हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम सप्लीमेंट्री डिमांड पार्लियामेंट में डाल के उसके ऊपर अप्रोप्रिएशन पास फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले वो बिल पास करवा सके, इतना भी टाइम नहीं। तो ऐसे केस में हम एक एडवांस लेंगे कंटिजेंसी फंड से, और ये कंटिजेंसी फंड आर्टिकल 267(1) कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें दिया गया है। उसके बाद में 67(2) एन एडवांस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड शैल आल्सो बी ऑब्टेन टू मीट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द प्रोविजन फॉर द सर्विस इंक्लूडेड इन एन अप्रोप्रिएशन वोट ऑन अकाउंट एक्ट। तो दूसरा और कंटिजेंसी फंड से एडवांस कब ले सकते हैं, जब ज़्यादा का खर्चा करना है, मीट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस, ज़्यादा का कुछ खर्चा करना है और उसकी प्रोविज़न की गई है, कहाँ से कैसे की गई है, वोट ऑन अकाउंट, पार्लियामेंट में बिल ला के वोट करके, वोट ऑन अकाउंट के थ्रू अगर कुछ प्रोविज़न कर दी गई है किसी एक्सेस एक्सपेंडिचर के लिए, तो भी हम कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद में 67(3) द एप्लीकेशन फॉर एन एडवांस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड shall indicate inter alia the provision of the additional expenditure involved, and the sanction to the advance has also to indicate the subhead and the primary unit of the grant to which the expenditure appropriately relates। तो जब भी कंटिजेंसी फंड से हमें एडवांस लेना है, तो जो एप्लीकेशन रहेंगी कि हमें कंटिजेंसी फंड से इतना एडवांस चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तो उसमें क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा। पहला, पर्टिकुलर्स ऑफ द एडिशनल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, कौन कौन से ज़्यादा के खर्चे करने हैं उसकी डिटेल उसमें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में सैंक्शन टू द एडवांस हैज़ आल्सो टू इंडिकेट द सब हेड, सब हेड मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से सब हेड में हम ये खर्चा डालने वाले हैं। एंड अ प्राइमरी यूनिट ऑफ ग्रांट, और उसके बाद में प्राइमरी यूनिट ऑफ ग्रांट, कौन से यूनिट यानी कौन से किसके लिए हम ये खर्चा करने वाले, उस यूनिट की डिटेल, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। कौन सी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कंटिजेंसी फंड से जब एडवांस लेंगे तो जो एप्लीकेशन करेंगे उसमें पहला कौन सा खर्चा करने वाले, एडिशनल एक्सपेंडिचर पर्टिकुलर उसका। उसके बाद में दूसरा सब हेड, कौन से हेड में खर्चा करेंगे, और तीसरा कौन से यूनिट के लिए ये खर्चा करेंगे जिससे कि ये रिलेटेड है। ये तीन चीज़ें बतानी पड़ेंगी। उसके बाद इन केसेस ऑफ हाउएवर एनी डिफिकल्टीज फेल्ड मैटर शैल बी रेफर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोई डिफिकल्टी आती है तो मैटर फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेफर करेंगे। इसमें यही कहा गया है कि कोई अगर डिफ़िकल्टी आती है तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा क्लैरिफिकेशन के लिए। उसके बाद में 67(4) द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एन एडवांस फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड रिकूपमेंट ऑफ फंड शैल बी एज लेट डाउन इन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल 1952। तो जो प्रोसीजर फॉलो करनी है कंटिजेंसी फंड से अगर हमें एडवांस निकालना है
उसके लिए रूल है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल 1952। फॉर रेडी रेफरेंस रूल हैव बीन प्लेस्ड एट अपेंडिक्स 6 टू दिस वॉल्यूम। तो उसके रूल अपेंडिक्स 6 में दिए गए हैं। उसके बाद में रूल 68 इनएविटेबल पेमेंट। इनएविटेबल पेमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। पहला, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 114(3) of the Constitution, money indisputably payable by government shall not ordinarily be left unpaid। तो आर्टिकल नंबर 114(3) में दिया गया है, उसको छोड़ के सब्जेक्ट टू प्रोविजन, उसके जो प्रोविजन दिए है उसके हिसाब से मनी इनडिस्प्यूटेबली पेएबल, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ऐसा अमाउंट अगर पे करना है वो ऑर्डिनरीली भी उसको पेड कर देना चाहिए, उसको अनपेड नहीं रखना चाहिए। जो भी जिसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, ऐसी अमाउंट अगर पे करनी है तो उसको जनरली पेड कर देनी चाहिए, उसको अनपेड नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में suitable provision for anticipated liabilities shall invariably be made in demand for grant to be placed before parliament। तो जिसकी ज़रूरत है वो सारे खर्चे करने के लिए पार्लियामेंट के सामने उसकी ग्रांट के लिए रख देनी चाहिए। सुटेबल प्रोविजन उसकी करनी चाहिए। सुटेबल प्रोविजन फॉर एंटिसिपेटेड लायबिलिटी शैल इनवेरिएबली बी मेड इन डिमांड फॉर ग्रांट। तो डिमांड फॉर ग्रांट जो भी है वो पार्लियामेंट में रखनी चाहिए, और उसमें क्या रहेगा, जितने भी लायबिलिटीज, जितने भी खर्चे हमें करने हैं वो सारे डिटेल उसमें डाल देनी चाहिए। रूल 16 फॉर इजी रेफरेंस एन एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू प्रोसीजर फॉलोड इन द अकाउंट ऑफिस फॉर चेक अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड एज अ पार्ट ऑफ प्री चेक ऑफ बिल हैज़ बीन प्लेस्ड एट अपेंडिक्स 10। तो ये सारी जो प्रोसीजर है अकाउंट ऑफिस में जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है वो अपेंडिक्स 10 में दी गई है इजी रेफरेंस के लिए। उसके बाद में लास्ट है 70, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, द सेक्रेटरी ऑफ अ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हु इज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शैल। तो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी जो है उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में ये है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके बाद में क्या है, द सेक्रेटरी ऑफ अ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हु इज़ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन रहेगा? किसी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ही चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी रहेगा। चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन रहेगा? सेक्रेटरी। तो वो क्या करेगा? शैल बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ हिज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो उसकी मिनिस्ट्री, किसकी? सेक्रेटरी, जिस मिनिस्ट्री का वो सेक्रेटरी है उसके जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल रहेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इंश्योर दैट द पब्लिक फंड अप्रोप्रिएटेड टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट आर यूज्ड फॉर द पर्पज फॉर विच दे वेर मींट। तो जो भी पैसा मिला है उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को पब्लिक फंड से, वो उसी काम के लिए खर्चा होना चाहिए, दूसरे काम के लिए नहीं। तीसरा, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन अचीविंग द स्टेटेड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विल्स्ट कंप्लाइंग विद द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो जो भी उसके पास रिसोर्सेज है उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास, उसका इफेक्टिव, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल और ट्रांसपेरेंट यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी उसको टारगेट दिए गए हैं वो अचीव कर सके। उसके बाद में चौथा पॉइंट, अपीयर बिफोर द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट एंड एनी अदर पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर एग्जामिनेशन। तो जब भी कोई कमेटी बैठेंगी पब्लिक अकाउंट की या फिर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी कोई एग्जामिनेशन का काम करेंगी, चेकिंग का, तो उसके सामने यही अपीयर होंगे। कौन? चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, जो कि सेक्रेटरी रहेंगे। और लास्ट फिफ्थ, रिव्यू एंड मॉनिटर रेगुलर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम्स। जो भी प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है जो उसकी मिनिस्ट्री को दिए गए हैं उसका रिव्यू और मॉनिटर सेक्रेटरी करेंगे या फिर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, दोनों एक ही रहते। और वो जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, टारगेट दिए हैं समझ लीजिए, वो अचीव किए कि नहीं वो चेक कौन करेगा? सेक्रेटरी।
और 6 पॉइंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अदर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू हीज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय रेगुलेशन गाइडलाइन और डायरेक्टिव इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जितने भी स्टेटमेंट मांगे हैं, रिपोर्ट मांगे हैं, उसको तैयार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही रहेंगे। कौन? सेक्रेटरी या फिर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर। फाइनेंस मिनिस्ट्री जितने भी स्टेटमेंट मांगेंगे उसको बनाने के और भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी ही रहेंगे। 7वां पॉइंट, शैल इंश्योर दैट हिज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट मेंटेन फुल एंड प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड अडॉप्ट सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स दैट शैल एट ऑल टाइम अफोर्ड इंटरनल कंट्रोल। तो इस तरह से सिस्टम बनाना है उसको और रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिससे कि किसी भी समय अगर कोई चेकिंग करता है तो उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए। शैल इंश्योर दैट हिज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट मेंटेन फुल एंड प्रॉपर रिकॉर्ड, फुल और प्रॉपर उसकी मिनिस्ट्री का पास रिकॉर्ड होना चाहिए ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके, एंड अडॉप्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर, यानी कंप्यूटराइज करो शॉर्ट में, ऐसे सिस्टम बनाओ या प्रोसीजर बनाओ जिससे कि दैट शैल एट ऑल टाइम अफोर्ड इंटरनल कंट्रोल, उसका कंट्रोल बराबर रहे यानी चेकिंग कर सके। लास्ट 8, शैल इंश्योर दैट हिज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फॉलो द गवर्नमेंट प्रोसीजर प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ये देखना उसका काम रहेगा कि उसकी जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यानी खरीदी जो भी करनी, परचेसिंग करनी है, उसकी जो प्रोसीजर बताई गई है वो बराबर फॉलो कर रही है कि नहीं। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एज वेल एज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाई। तो काम, प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क, कोई काम करवाना है या कोई सर्विसेज परचेस करनी है या सप्लाईज कुछ मंगवानी है, और इम्प्लीमेंट इट इन फेयर, इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। यानी जो भी प्रोक्योरमेंट करेंगे या तो वर्क का होगा, प्रोसीजर का होगा, सर्विस का होगा या सप्लाई का होगा, वो जो प्रोसीजर बताई गई है मिनिस्ट्री, उसकी मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ने जो भी प्रोसीजर बताई गई है प्रोक्योरमेंट के लिए वो फॉलो बराबर कर रही है कि नहीं, और फेयर प्रोसीजर होनी चाहिए, इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव प्रोसीजर, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से ये काम होना चाहिए। 9 पॉइंट, शैल टेक इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट स्टेप टू एंश्योर हिज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। कुछ ऐसे स्टेप्स उसको लेने हैं जिससे कि इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट उसकी मिनिस्ट्री ये काम करे। कौन से? कलेक्ट ऑल मनी ड्यू टू द गवर्नमेंट, जितना भी पैसा ड्यू है कलेक्ट करना है वो कर सके। और दूसरा, अवॉइड अनऑथराइज, इरेगुलर एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, और फालतू के जो खर्चे हैं वो बंद किए जा सके। उसके लिए स्टेप्स लेने हैं, इफेक्टिव स्टेप्स लेने हैं। किसको? सेक्रेटरी को, या फिर उसे ही दूसरा नाम दिया है चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर को। तो ये था जीएफआर का चैप्टर 2, इसमें ख़त्म हो गया है। आगे की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।